हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजीआई ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा में पाठ 5 वचन पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले बच्चों, जो ये वचन शब्द है इसका हम अर्थ समझते हैं। तो वचन क्या है? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संख्या। शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा अधिक के लिए वचन कहलाता है। क्लियर बच्चों? वचन क्या है? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा अधिक के लिए, तो ये क्या कहलाते हैं? वचन कहलाता है। भाषा में वचन हमें संख्या का बोध कराते हैं। भाषा में वचन हमें संख्या का बोध कराते हैं। अब बच्चों, इसकी जो परिभाषा उसको समझ लीजिए क्या है। संज्ञा पदों का जो लक्षण एक या अधिक का बोध करा रहे हैं उसे वचन कहते हैं। ये एक पंक्ति में आपका पूरी परिभाषा हो गई। क्या हुई कि संज्ञा पदों का जो लक्षण एक या अधिक का बोध करा रहे हैं उसे वचन कहते हैं। अब बच्चों, बात आती है शाब्दिक अर्थ आपने समझा, परिभाषा समझी, इसके बाद वचन के भेद कि वचन के कितने भेद होते हैं। तो वचन के 2 भेद हैं हिंदी में। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है, आइए समझते हैं। जो शब्द एक वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कमरा, बतख, चश्मा, फसल, सड़क। जो ये शब्द हैं ये एक वचन का ही बोध करा रहे हैं। इसके बाद बहुवचन देखिए क्या है। जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कमरे, बतखें, चश्मे, फसलें, सड़कें आदि। अब इसको पहले फिर से समझ लीजिए बच्चों, यहाँ से कि वचन से लेकर के बहुवचन तक। ठीक है। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संख्या। शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा अधिक के लिए वचन कहलाता है। भाषा में वचन हमें संख्या का बोध कराते हैं। इसकी परिभाषा, संज्ञा पदों का जो लक्षण एक या अधिक का बोध करा रहे हैं उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, जैसा कि भी आपने सुना कि वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? जो शब्द एक वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कमरा, बतख, चश्मा, फसल, सड़क आदि। बहुवचन, जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कमरे, बतखें, चश्मे, फसलें, सड़कें आदि। अब इसके बाद आती है बात वचन परिवर्तन की कि हम वचन को कैसे परिवर्तन करते हैं। तो उनके कुछ नियम हैं। उसमें से पहला नियम है बच्चों, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर। ठीक, पहला नियम क्या है? पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर। एक वचन, बहुवचन। कैसे? बच्चा, बच्चा में अंतिम स्वर जो है आ का निकल रहा है और यहाँ पर बहुवचन क्या हो गए? बच्चे। तो आ जो आपकी ध्वनि है वो ए में बदल गई, तो वह क्या हो गई? बहुवचन। तो बच्चा का बच्चे, बक्सा का बक्से, पपीता का पपीते, कमरा का कमरे। फिर से देखिए, एक वचन बच्चा, बहुवचन बच्चे। बक्सा का एक वचन का क्या होगा? बहुवचन बक्से। पपीता का एक वचन का है और बहुवचन में क्या होगा? पपीते।
एक वचन कमरा का बहुवचन क्या होगा बच्चों? कमरे। अब इसके बाद बच्चों वचन परिवर्तन में दूसरा नियम है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर। कैसे? पुस्तक का पुस्तकें, कलम का कलमें, दीवार का दीवारें, राह का राहें। इसके बाद तीसरा नियम है अंत में आए आ के आगे आए लगाकर। अंत में आए आ के आगे आए लगाकर। तो शब्द क्या है बच्चों? कला, कला का बनेगा शब्द कलाएं, कथा, कथाएं, माता, माताएं, कविता, कविताएं। इसके बाद चौथा नियम क्या है? स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आई ई को ई में बदलकर तथा या जोड़कर, अर्थात बड़ी जो दीर्घ ई है उसको लघु ई में बदलकर या जोड़कर। कैसे? ताली, तालियां, ताली एक वचन, तालियां बहुवचन। गाड़ी, गाड़ियां, साड़ी, साड़ियां, नदी, नदियां। ये क्या हो गए आपके चौथे नियम में। अब इसके पांचवा नियम क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए या को या में बदलकर। कैसे? कुटिया, कुटिया, दिव्या, डिबिया, चूहिया, चूहिया, चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। इसके बाद छठवां नियम क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए लघु उ, दीर्घ उ, औ के आगे आए लगाकर। बहु का बहुएं, वस्तु का वस्तुएं, गौ का गौएं, बधु का बधुएं। इसके बाद इस वचन परिवर्तन का सातवां नियम क्या है बच्चों? एक वचन के साथ लोग, जन, गण, वर्ग, वृंद लगाकर। तो बहुवचन कैसे लगेंगे? लोग, जन, गण, वर्ग, वृंद ये शब्द लगाकर। देखिए कैसे? लेखक, तो लेखक, वृंद बहुवचन हो गया। गुरु, गुरुजन, गुरु एक वचन और गुरुजन बहुवचन। इसके बाद पाठक और पाठक वर्ग, पाठक एक वचन और पाठक वर्ग बहुवचन। इसके बाद अगला शब्द है युवा, युवा एक वचन और युवा वर्ग बहुवचन। आइए बच्चों इसको हम पुनः समझते हैं। पहला नियम आप पढ़ चुके थे, आ का परिवर्तन किस तरीके से होता है। उसके बाद दूसरा नियम है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर। पहला पुस्तक, पुस्तक का क्या होगा? पुस्तकें। इसके बाद कलम, कलमें, दीवार, दीवारें, राह, राहें। तीसरा नियम बच्चों अंत में आए आ के आगे आए लगाकर। शब्द देखिए कैसे बने हैं। कला का कलाएं, कथा का कथाएं, माता का माताएं, कविता का कविताएं। इसके बाद चौथा नियम देखिए स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आई ई को ई में बदलकर तथा या जोड़कर। सब देखिए ताली का तालियां, गाड़ी का गाड़ियां, साड़ी का साड़ियां, नदी का नदियां। इसके बाद पांचवा नियम पुनः समझिए स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए या को या में बदलकर। कैसे? कुटिया शब्द का बहुवचन कुटिया, दिव्या का दिव्या, चूहिया का चूहिया, चिड़िया का चिड़िया। छठवां नियम स्त्रीलिंग शब्द
शब्दों के अंत में आए उ या उ, ओ के आगे आए लगाकर। बहु का बहुएं, वस्तु का वस्तुएं, गौ का गौएं, बधु का बधुएं। इसके बाद 7वां नियम है, एक वचन के साथ लोग, जन, गण, वर्ग, वृंद लगाकर। लेखक का लेखक वृंद, गुरु का गुरुजन, पाठक का पाठक वर्ग, युवा का युवा वर्ग। तो बच्चों, आज मैंने आपको वचन पाठ 5 पढ़ाया। वचन में मैंने आपके वचन का शाब्दिक अर्थ उसको समझाया, उसके साथ उसकी परिभाषा क्या होती है ये भी आपने पढ़ा और समझा। फिर मैंने आपको वचन के भेद बताए, कौन कौन से? 2 भेद, एक वचन और बहुवचन। इसके बाद वचन परिवर्तन, जैसे एक वचन से बहुवचन कैसे परिवर्तन होते हैं, इनके मैंने आपको कुछ नियम समझाए हैं। इनको आप पढ़ करके भली भांति समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Students, in previous video और इससे पहले के वीडियो में मैं आपको चैप्टर फर्स्ट सिविक्स के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको चैप्टर 4 इन हिस्ट्री वेद और वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ाऊंगी। वेद और वैदिक संस्कृति का मतलब क्या है? प्रारंभिक समय, माने प्रारंभिक समय जो हमारा था, हमारी संस्कृति का, वो क्या था? वेद और वैदिक संस्कृति की। इससे पहले मैं आपको यानी कुछ सुंदर विचार बताना चाहती हूँ कि इंसान माने हम सभी मानव है, इंसान है, तो इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। माने हर व्यक्ति को कठिनाई, माने हर व्यक्ति क्या है? कठिनाई से डरता है या कठिनाई से उसे डर लगता है, परंतु कठिनाइयां क्या है? हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। माने इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए कठिनाइयां जरूरी है। अंडरस्टैंड? माने इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, माने इंसान के लिए कठिनाइयां आवश्यक है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए कठिनाइयां जरूरी है। तो बच्चों, कभी भी हमें कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता हमें कठिनाइयों से ही मिलती है। आगे आज हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वेद और वैदिक संस्कृति। वेद और वैदिक संस्कृति के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत में वैदिक संस्कृति जो है वह सबसे पुरानी है। मैंने आपको बताया आदिम सभ्यता, माने इसे आदिम सभ्यता या आदिकाल की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल की सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक संस्कृति में लगभग, माने वैदिक संस्कृति जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन या सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती जुलती सभ्यता मानी जाती है। भारतीय इतिहास, माने भारतीय इतिहास की जब हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, माने स्टूडेंट्स मैंने आपको ईसा पूर्व और ईसवी दोनों का अंतर बता चुकी हूँ मैं कि ईसा पूर्व से मतलब क्या है? ईसा के जन्म से पहले, माने 1500 ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व की अवधि में जिस माने वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ, जिसे वैदिक युग माने जिसे वैदिक युग भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड? माने आज माने ईसा पूर्व माने 1500 ईसा पूर्व के समय में एक नई वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। इस सभ्यता को वैदिक युग या वैदिक युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग की लोकप्रियता माने ये जो युग था या जो वैदिक संस्कृति थी, ये इतनी लोकप्रिय कैसे हो गई? माने इसमें लोकप्रियता आने का क्या कारण था? क्योंकि चारों वेदों का गठन, माने चारों वेद
जिनको हम वेद माने चारों वेदों का जो गठन था वो वैदिक युग या वैदिक संस्कृति के काल में ही हुआ था। अर्थात चारों वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। अंडरस्टैंड? माने स्टूडेंट्स मैं आपको कि लोकप्रियता माने इस संस्कृति की लोकप्रियता कैसे बढ़ गई, इतनी अधिक लोकप्रिय और वैदिक युग क्यों हुआ? क्योंकि इस संस्कृति में या वैदिक युग में चारों वेदों का गठन हुआ या चारों वेदों का आविष्कार हुआ। ये चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। आगे हम बात करते हैं कि वैदिक साहित्य जो था या वैदिक साहित्य जो था भारत में साहित्यिक कृतियों का प्रारंभिक रूप है। माने वैदिक साहित्य से या वैदिक युग में ही भारत में साहित्यिक युग का प्रारंभिक काल माना जाता है। ये माना जाता है कि प्रारंभिक रूप से हमारे यहाँ जो साहित्य की स्टार्टिंग थी वो वैदिक युग से ही हुई थी। वैदिक युग के समय में कई संहिताएं माने वेदों के बाद कई संहिताएं थी। संहिताओं में ये संहिताएं थी, ब्रह्मांड थे, उपनिषद थे और आरण्यक माने आरण्यक। कई ऐसे साहित्यिक स्रोत जिनसे संहिताएं, ब्रह्मांड, उपनिषद और आरण्यक, इनके माध्यम से भी हमें भारतीय साहित्य के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिलती है। इस प्रकार साहित्य जो था भारत में विशेषकर हिंदुओं द्वारा, क्योंकि हम सभी कहाँ रहते हैं? भारत में। ऑलरेडी भारत में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं द्वारा उच्च स्तर पर इसे समर्पित भी किया गया। माने उच्च स्तर पर माने वैदिक युग के समय में हिंदुओं ने इसे उच्च स्तर पर विशेष रूप से समर्पित किया या विशेष रूप से इसे स्वीकार किया। वैदिक युग में क्या था? भारत में विशेषकर हिंदुओं द्वारा उच्च समर्पित या उच्च स्तर पर इसे समर्पित किया गया। आगे हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल की। माने पूर्व वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल की जो हमारी संस्कृति थी, यानी पूर्व वैदिक काल की जो संस्कृति यानी वैदिक युग से पहले माने वैदिक युग से पहले के समय को या वैदिक युग के से पहले के समय को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। और पूर्व वैदिक काल को यानी पूर्व वैदिक काल ऋग्वेद के रूप में भी जाना जाता है। माने पूर्व वैदिक काल जो है यानी पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेद के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा प्रारंभिक काल था उसे ऋग्वेद को ही प्रारंभिक समय के रूप में जाना जाता है। अंडरस्टैंड? ऋग्वेद में क्या थे? ऋग्वेद के बारे में जब हमें जानकारी मिलती है तो सबसे पहला वेद है तथा इसे पूर्व वैदिक काल में पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था। ऋग्वेद में 1028 माने 1028 भजन है। ऋग्वेद में पूरी तरह से 1028 भजन और प्रार्थना संग्रह है। माने ऋग्वेद में पाए जाने वाले 1028 भजन और प्रार्थना संग्रह है। परंतु ऋग्वैदिक काल में जो था कोई भी चीज लिखित में नहीं थी। लिखित में जब नहीं थी तो इन भजनों माने ये जो जितने भी भजन और प्रार्थना संग्रह थे इनका मौखिक रूप से प्रयोग किया जाता था। मौखिक होने के कारण माने इन स्तुति माने इस प्रक्रिया को स्तुति के रूप में स्वीकार किया गया है। माने इन प्रार्थनाओं को क्या था, जो भी हमारे हिंदू होते थे उच्च स्तर के, वो उस समय इन भजनों और प्रार्थनाओं को मौखिक रूप से इन्हें लर्न करवाते थे और इसलिए ये जो हमारी स्तुतियां प्रार्थना संग्रह थे इन्हें स्तुतियों के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के लोगों का जीवन माने लाइफ क्या थी, उनका जीवन क्या था। तो ऋग्वैदिक काल में लोगों का जो जीवन था, ऋग्वैदिक काल में लोग सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य, वो क्या काम करते थे, उनका कार्य क्या था। तो इससे पहले आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मनुष्य ने सबसे पहले फसलें उगाना स्टार्ट किया था और फसलों के साथ
उसने पशुपालन भी शुरू किया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति में लोगों का कार्य जो था, तो वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या था? आर्यों का आगमन। तो आर्यों के आगमन के समय माने आर्यों ने भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अनुकरण किया था। माने सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब हमारी वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई, तो आर्यों के आगमन से आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अनुकरण किया और आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? फसलें उगाना था और पशुपालन था। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या, वैदिक युग की सभ्यता के लोग क्या थे? उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अनुकरण किया। तो वो क्या करते थे? फसलें उगाते थे, यानी फसलें उगाते थे और क्या करते थे? पशुपालन करते थे। तो सिंधु घाटी यानी वैदिक सभ्यता के लोगों का जो काम था वो प्रमुख रूप से कृषि करना था, यानी फसलें उगाना था और पशुपालन था। कृषि व्यवस्था के अंतर्गत पशुपालन जो है वो कृषि कार्य के अंतर्गत ही आता है। आगे हम बात करते हैं धर्म की। माने वैदिक संस्कृति में लोगों का धर्म क्या था, लोग किस तरह से धर्म व्यवस्था से जुड़े थे। तो धर्म के बारे में तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद लोगों ने धीरे से यानी धार्मिक माने धर्म से भी लोग जुड़े थे। इससे ये पता चलता है कि वैदिक काल में लोग उस समय पृथ्वी, अग्नि, वायु, इंद्र, सूर्य की पूजा की जाती थी। माने उस समय लोग पृथ्वी, माने इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वैदिक युग या वैदिक सभ्यता के लोग प्रत्यक्ष देवताओं की पूजा करते थे। प्रत्यक्ष देवताओं में से जैसे आप देखते हैं पृथ्वी जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है, अग्नि, वायु, इंद्र और सूर्य, क्योंकि उस समय लोग क्या थे? कृषि से जुड़े हुए थे और कृषि व्यवस्था के लिए इन सारे जितने भी हमारे देवता के रूप में मानते थे वो प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दिखाई देते थे। इसलिए वैदिक सभ्यता के लोग पृथ्वी, अग्नि, वायु, इंद्र, सूर्य आदि की पूजा करते थे। नेक्स्ट बाद में माने वैदिक काल, मैंने आपको इससे पहले क्या पढ़ाया? पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल क्या था? पूर्व वैदिक काल का मतलब था ऋग्वेद काल। और पूर्व वैदिक काल के बाद अब हम बात करते हैं बाद के माने वैदिक काल के बाद की संस्कृति क्या थी। तो वैदिक काल के बाद माने वैदिक काल के बाद की संस्कृति के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग यानी जो पूर्व वैदिक काल था उसमें केवल आर्यों को फसलें उगाना और पशुपालन की जानकारी थी। परंतु जब हम बाद की संस्कृति यानी वैदिक काल के बाद की संस्कृति की बात करते हैं तो आर्यों को लोहे माने अब आर्यों को लोहे का प्रयोग करना भी आ गया था। लोहे का प्रयोग करना आ गया था, इसका मतलब कि आर्यों ने अपने औजार या कृषि कार्य संबंधी कई औजारों को बनाना माने लोहे से बनाना स्टार्ट कर दिया था। और लोहे से बने हुए ये औजार और हथियार जो थे वह मजबूत होते थे। मजबूत होने के साथ साथ लोहा उनकी मशीनरी माने मशीनरी में भी धीरे धीरे प्रयोग होने लगा था। नए वेदों का अस्तित्व माने जो नए वेद थे, नए वेद अभी आपने क्या पढ़ा? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद जो बाद का यानी वैदिक काल के बाद का समय था उस समय तक आर्यों ने नए जो हमारे वेद थे वो भी अस्तित्व में आ गए थे। वो क्या था? यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सामवेदों का भी अध्ययन माने यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का भी अध्ययन स्टार्ट हो गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्यों का जो जीवन था वो सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक संस्कृति में धीरे धीरे उनमें कई सफलताएं प्राप्त की थी। स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको वैदिक संस्कृति यानी वैदिक संस्कृति के बारे में, पूर्व वैदिक काल के बारे में तथा वैदिक काल के बाद का क्या समय था इसके बारे में डिस्कस किया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। Myself Rakesh Kumar, best teacher of Shivaji Group of Institution. 6th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का मैथ क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक अध्ययन कर लिया था।
आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में प्रत्येक पूर्णांक का परवर्ती ज्ञात कीजिए। परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। परवर्ती का मतलब है ठीक आगे आने वाली संख्या। अब ठीक आगे आने वाली संख्या कैसे मिलती है? किसी भी संख्या में अगर हम 1 प्लस कर दें या 1 जोड़ दें तो उसके ठीक आगे आने वाली संख्या मिल जाती है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है पहला 7, यानी 7 की परवर्ती संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 की परवर्ती संख्या बराबर कैसे मिलती है? 1 जोड़ने पर, तो 7 प्लस 1 बराबर 8। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में है आपका माइनस की संख्या है शायद -4 की परवर्ती संख्या बराबर -4 और +1 बराबर ठीक आगे आने वाली संख्या, यानी इनको जो जोड़ेंगे तो विपरीत चिन्ह हो गए, असमान चिन्ह हो गए तो घट जाएंगे, तो -3 हो जाएगा और इसका आंसर ये हो गया। इसका थर्ड पार्ट है -19। थर्ड पार्ट -19 की परवर्ती संख्या बराबर, हाँ, तो -19 और 1 जोड़ने पर मिलेगी तो +1 इक्वल्स टू, अब ये असमान चिन्ह हो गए तो ये घट जाएंगे तो -18 हो जाएगा और ये संख्या मिल गई। तो इस प्रकार से +1 करके आगे की संख्याएं आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 2 पार्ट रह गए, ये अब आप स्वयं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, लेकिन 4 में कोई दूसरे अंक लिख गए हैं, चलिए बता दे रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट है आपका सेकंड पार्ट में है -5 की परवर्ती संख्या बराबर -5 + 1 इक्वल्स टू -4 और ये आंसर मिल गया। इसी प्रकार से -20 थर्ड पार्ट में है -20 की परवर्ती संख्या बराबर -20 और +1 बराबर -19। ये आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ विपरीत चिन्ह है, ये भी माइनस का है, ये प्लस का है, असमान चिन्ह है, इसलिए ये घटेंगे ही, जुड़ेंगे नहीं और बड़ी वाली संख्या का ही चिन्ह आ जाता है। इसका फोर्थ पार्ट है -997। फोर्थ पार्ट -997 की परवर्ती संख्या बराबर -997 और +1 इक्वल, अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, विपरीत चिन्ह हो गए तो दोनों घट जाएंगे, -996 और ये आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है 0 की परवर्ती संख्या बराबर 1 मिनट। 0। तो 0 की परवर्ती संख्या बराबर 0 + 1, परवर्ती का मतलब है उत्तरवर्ती भी है, इक्वल्स टू 1 और ये आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ग्रेटर देन और लेस देन, छोटे और बड़े के चिन्ह लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चिन्ह लगाइए। फर्स्ट पार्ट है -3 और +-6, -3 +-6 प्लस नहीं, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी यहाँ पर आपको उस चिन्ह को लगाना है। फिर राइट साइड में है -3 -6,
तो लेफ्ट हैंड में देखो ये भी माइनस का है, ब्रैकेट पहले ओपन कर देंगे तो -3 -6 और ये ब्लॉक बना देंगे -3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +6 हो जाएगा। ये दोनों समान चिन्ह हो गए, जुड़ गए तो ये हो गया माइनस का 9 और फिर से ब्लॉक और इधर हो गया प्लस का 3। असमान चिन्ह हो गए तो घट गए, लेकिन प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का ही आ जाएगा तो +3 हो गया। तो माइनस वाली संख्या से धनात्मक संख्या बड़ी होती है, इसलिए हमने ऐसे साइन नोट कर दिया। सेकेंड पार्ट है इसका -21 माइनस ब्रैकेट में -21 और फिर से ब्लॉक है ऐसे, और नेक्स्ट है -21 -21 दोनों साइडों में सेम लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -21 और +21, फिर से ब्लॉक होगा -21 +21, तो ये हो गया 0 और फिर से ब्लॉक 0, तो ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर ये चिन्ह भी लगाने की बात हो गई। ठीक, अब इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट है -27 थर्ड पार्ट में थर्ड पार्ट -27 माइनस +27 और फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर है 27 माइनस +45। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -27 और -27, चूंकि माइनस डोमिनेंट होता है ब्रैकेट ओपन हो गया, और फिर से ब्लॉक बना दिया इसे, और फिर 27, इसका भी ब्रैकेट ओपन करेंगे -45, ये दोनों ऐड हो गए तो -54, 7 और 7 14, 2 2 4 और 1 5, और फिर माइनस का ही आ गया, ये क्योंकि दोनों संख्याएं ये माइनस की थी इसलिए चिन्ह माइनस का आ गया। 27 में तो हाँ 45 में से 27 घटाएंगे तो 15 में 7 कम करेंगे तो 8 होगा, और यहाँ रह गया 3 में 2 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी थी इसलिए चिन्ह माइनस का आ जाएगा। तो ये संख्या आपको बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन संख्या -18 ग्रेटर है या 18 ग्रेटर है। ठीक, अब सिक्स पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है 3428 तथा 3428 तथा -2022 के योगफल को -2022 के योगफल को 5340 में से घटाइए। 5340 में से घटाइए। तो पहले इन दोनों का योगफल ज्ञात करें। तो ये हो गया 3428 प्लस योगफल की वजह से प्लस लगाया -2022। तो योगफल, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर प्लस है तो अंदर वाला चिन्ह ही लगाया जाएगा। तो 3428 -2022। अब ये संख्या आपकी ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, यानी असमान चिन्ह है तो ये घटेंगे। अगर आप ऐसे नहीं घटा पा रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 4 2 8 और 2 0
2 2 माइनस लगा दीजिए और ऐसे यहाँ पर घटा लेते हैं। तो 8 में 2 कम करेंगे तो 4 6, 2 में से 2 कम करेंगे तो 0, 4 में 0 कम करेंगे तो 4 और 3 में 2 कम करेंगे तो 1 हो गया। और ये प्लस का होगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है। तो योगफल तो आपको मालूम हो गया योग। अब योगफल को यानी इसको इसमें से घटाइए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार 5340 में से इसको घटाना है तो -1406। अब अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो तो फिर से जैसा ये लिखा था तो बराबर 5340 में 1406 को घटा दिया जाए, माइनस लगा दिया। तो 0 में से 6 कम नहीं होगा तो इससे 1 लेंगे तो 10 में से 6 कम कर देंगे तो 4। यहाँ कितना रह गया 3, चूंकि इसने 1 दे दिया था तो 3 में 0 कम किया तो 3। अब 3 में 4 कम नहीं होगा तो फिर हम 5 से लेंगे तो 13 में 4 कम करेंगे तो 9। अब यहाँ कितना रह गया 4, चूंकि इसने इसको दिया था 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 हो गया और ये इसका आंसर मिल गया। शायद आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये अब चूंकि लिखित वाले सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 पूर्णांकों का योगफल। तो योगफल बराबर 124 है यदि इसमें एक पूर्णांक माइनस 122 है। एक पूर्णांक बराबर 100 माइनस 122 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब दूसरा पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो 2 पूर्णांकों का योगफल यानी अब माना दूसरा पूर्णांक बराबर बराबर x। तो अगर हम x को पहले और दूसरे पूर्णांक को जोड़ दें तो योगफल के बराबर हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार x, पहले इसको लिखो, पहले पूर्णांक -122 प्लस x इक्वल 124 124। ये योगफल था तो योगफल की जगह लिख दिया। पहला पूर्णांक ये था और दूसरा पूर्णांक आपका ये है। इन दोनों का योगफल 124 है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो x का मान ज्ञात करना है तो x को तो यहीं छोड़ दिया। फिर बराबर दाईं तरफ क्या लिखा है 124। अब बाईं तरफ की संख्या को दाईं तरफ लाते हैं यानी -122 को दाईं तरफ लाएंगे। तो जब इसका तरफ चेंज होता है, साइड चेंज होती है तो चिन्ह भी बदल जाता है। तो माइनस का है तो इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा 122 हो गया। तो x बराबर इन दोनों को जोड़ दें। तो जोड़ने पर 4 और 2 6, 2 और 2 4, 1 और 1 2, 246 हो गया। आंसर मिल गया दूसरा पूर्णांक बराबर 246। शायद आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि a तथा b को 2 पूर्णांक यदि a तथा b 2 पूर्णांक इस प्रकार हो कि a पूर्ववर्ती है b का, यानी a पूर्ववर्ती है b का तो b इज ग्रेटर देन a, यानी b a से बड़ा है। b का तब a माइनस b का मान ज्ञात कीजिए।
आपको ज्ञात क्या करना है, a माइनस बी का मान। अब चूंकि ये लगातार संख्याएं हैं, पूर्ववर्ती है, ये पहले आती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 13, इसके पूर्ववर्ती संख्या क्या है 12, तो ये तो b है, और b में से बड़ी संख्या है ये पूर्ववर्ती है, b बड़ा है, तो b और a हमारे पास है, तो इसके पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 12, तो बराबर क्या आ जाएगा 1। यानी लगातार संख्याएं हैं 12 और 13, अब 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। तो यही कह रहा था, तो अब यहाँ लिखना है b माइनस a। देखो इसने कहा यदि a तथा b दो पूर्णांक इस प्रकार हों कि a पूर्ववर्ती है b का, b के पहले आता तो a छोटा होगा। अब हमको a माइनस b का मान ज्ञात करना है, तो a माइनस b, अब हमको क्या करना था, अगर b आपका 13 है तो a माइनस b ज्ञात करने के लिए a माइनस b, तो 12 माइनस 13 बराबर -1 आएगा कि नहीं आएगा, तो a माइनस बी इक्वल्स टू होगा -1, और ये इसका आंसर हो गया। या एक बार इसको और देख लें। अब अगर हम इसमें मान कर करते हैं, माना a बराबर, माना या b बराबर 5, हमने मान लिया, माना b बराबर 5, कोई भी अंक मान सकते हैं। तब a बराबर, चूंकि a b की पूर्ववर्ती है, तो 5 माइनस 1 बराबर 4, यानी 1 का मान भी मिल गया और b का मान भी मिल गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, a माइनस b का मान ज्ञात करना है। a आपके पास क्या है 4, माइनस b क्या है 5। अब अगर इनको हम, चूंकि असमान चिन्ह हो गए, ये प्लस का है माइनस का है, तो घट जाएंगे, तो -1। 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, लेकिन 5 बड़ा है इसलिए 5 का ही चिन्ह आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट हो गई। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में यानी 3.4 एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 6H में आज हम लोग, ये कंप्यूटर की क्लास है और हम लोग चैप्टर नंबर 3 MS वर्ड में आज हम लोग MS वर्ड से संबंधित आज हम लोग कुछ कमांड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका है अनडू। अनडू का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को उलटना, या इसके लिए हम लोग Ctrl+Z की एक शॉर्टकट की होती है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि Ctrl+Z इसके लिए शॉर्टकट की होती है। Ctrl+Z का सपोज जैसे मान लीजिए कि काम हम लोग क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने ये MS चैप्टर नंबर 3 MS वर्ड आपने लिखा और यहाँ पे D की जगह आप कुछ और लिख गए हैं या D आपको डिलीट करना है, तो एक तो तरीका, हमने यहाँ पे D की जगह हमने भूल से B लिख दिया, ठीक है, तो अब आपको या तो ये डिलीट कर लीजिए, या हम लोग इसका एक तरीका ये होता है कि हम लोग Ctrl+Z हम लोग जैसे, या आपका एडिट में आप क्या करेंगे, फाइल, एडिट, व्यू, ये ऑप्शंस होते हैं, इनमें एडिट में जाएंगे और एडिट के अंदर आपका एक अनडू का ऑप्शन होगा। अनडू कमांड आपका क्या करता है कि जो काम आपने पहले किया था, मतलब इसको वो डिलीट कर देगा, और जो आपने इसके पहले वर्क किया था या जो टाइप किया था वो चीज अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि मतलब जो चीज हमने पिछली जो क्रिया करी थी या जिसको कहते हैं जो पिछला कार्य किया था उसको वापस ये ले आएगा, ये हो गया। रीडू का मतलब क्या होता है कि अगर आपने जो काम, रीडू का बटन अगर आपने दबाया, एडिट में ही आप एडिट ऑप्शन में ही जाएंगे और आपको यहाँ पे रीडू ऑप्शन मिलेगा, जैसे अनडू है वैसे रीडू है। तो रीडू क्या करेगा कि आपने जो अनडू किया था उसको कैंसिल करके फिर से आपका
वही ऑप्शन दिया आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका अंडू और रीडू जो है वो काम करता है। अंडू और रीडू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अंडू का मतलब क्या हुआ कि जो काम अभी हमने किया था उसको कैंसिल करके जस्ट उसके पहले जो किया था वो लेके आएगा उस जगह पर वर्क को। रीडू का मतलब क्या होता है कि आपने जो काम आपने पहले जो किया था उसको वापस फिर से लाना है, तो वो आपका रीडू के थ्रू आ जाएगा। तो इस तरह से अंडू और रीडू क्लियर हो गया। एक आपका है नया पेज प्रारंभ करना। एमएस वर्ड में जब हम लोग एक उनकी पेज की लिमिट होती है कि सपोज जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो एक पेज के बाद हमको दूसरा पेज देने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही वो नया पेज आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा पेज हमने हमारे एक पेज में वैसे एमएस वर्ड में एक पेज में हम लोग 40 लाइनें लिख सकते हैं, 40 लाइन्स लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमारे 10 लाइन के बाद ही हमको वो पेज अपने आप से ही उसको पेज ब्रेक लाना है। तो यानी कि वहां पे जब भी आप एमएस वर्ड में काम करेंगे तो जो पेज ब्रेक आता है आप इस तरह से देखेंगे, ऐसे करके डॉट और ब्रेक यहाँ पे लिखा रहता है ब्रेक, और इस तरह से आपको ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो अपने आप से जो है जब हम लोग खुद किस तरह से उसको कंट्रोल प्लस ब्रेक कराएंगे, तो इसके लिए आपका ये कमांड होता है कंट्रोल प्लस एंटर की। समझ में आ गई बच्चों बात? आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे तो अपने आप से जो है वो उसमें कंट्रोल प्लस अपने आप ही पेज ब्रेक आ जाएगा। तो यानी कि ये किसके लिए होता है, ये कमांड आपका पेज को ब्रेक करने के लिए ये कमांड आपका यूज किया जाता है। इसके अलावा और कैसे करना है, आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट मेन्यू में आप आए और इंसर्ट मेन्यू में आप ब्रेक एक उसका एक ऑप्शन होता है, ब्रेक में आए, ब्रेक में वो एक आपका डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें वो पूछेगा कि आप किसको ब्रेक करना चाह रहे हो, पेज ब्रेक है कि क्या। तो अब आप उसमें लिखोगे पेज ब्रेक, तो फिर उसी तरह से आपका पेज ब्रेक आ जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कंट्रोल प्लस एंटर की क्या है, ये शॉर्टकट की भी है और जल्दी वर्क होता है, बहुत ही जल्दी आराम से आपका पेज ब्रेक आ जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपने ये 3 चीजें यहाँ सीखी, अंडू, रीडू और नया पेज को प्रारंभ करना। जो नेक्स्ट आपके लिए है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में हम लोग को क्या करना है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो होता है वो पहली बात तो आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको ये फॉर्मेट मेन्यू में जाके मिलेगा। ठीक है, फॉर्मेट मेन्यू होता है, फॉर्मेट मेन्यू में आपको ये जैसे ही हम लोग फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे और फॉर्मेट मेन्यू के बाद जैसे ही हम लोग फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ये फॉर्मेटिंग के लिए बहुत है और इसमें सबसे अच्छी फैसिलिटी क्या होती है कि मैंने स्क्रीन अभी पूरा बनाया नहीं है यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप जो भी फॉन्ट यहाँ पे देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक स्क्रीन होती है वो आपको प्रीव्यू भी दिखाता जाता है। यहाँ पे बीच में चौड़ा सा जगह आती है, तो सपोज इसमें हम लोग सबसे पहले हमें फॉन्ट में और फॉन्ट में ही कैरेक्टर स्पेसिंग और टेक्स्ट इफेक्ट है, ये भी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग को सिर्फ इसमें फॉन्ट का देखना है। तो 3 चीजें फॉन्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने ये देखिए, ये मैंने स्मॉल लेटर में ये कुछ अलग स्टाइल में लिखा है, ये कुछ अलग, तो ये सारा इसका स्टाइल हो गया। फॉन्ट में जनरली आपने एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कोरियर या हिंदी में कृतिदेव, इस तरह से आपने फॉन्ट पढ़े होंगे। तो यहाँ पे फॉन्ट टैब पे जब हम लोग क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे, इसको नंबर 1 कर दें और ये हमारा नंबर 2 है। ठीक है, तो फॉन्ट में जब हम लोग फॉन्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट ऑप्शन में यानी कि इस वाले क्वेश्चन में 3 चीजें आपकी होगी। फॉन्ट का नेम जो हम सेलेक्ट करेंगे वो आएगा और अपने आप ही प्रीव्यू में उसका स्टाइल दिखाएगा कि वो किस तरह से लिख रहा है, तो उससे भी हमको क्लियर हो जाता है वो प्रीव्यू। फॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या हो गया कि किस स्टाइल में हमको बोल्ड, इटैलिक या किस तरह का डार्क चाहिए, डार्क बोल्ड चाहिए, वो सारे उसके स्टाइल इसमें आएंगे। और साइज जो है वो 5, 7, 8, 9, 10, 32, 78 ये सारे साइज है कि कितना बड़ा एक कैरेक्टर का साइज होगा, तो वो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें से पेज कलर है, तो फॉन्ट के जो डायलॉग बॉक्स है इससे हम लोग यानी कि जो भी आपका फॉन्ट है जो लिख रहे हैं, जो हम लोग लिखते हैं यानी कि ये एक, ये एक्स, ये अलग हो, इसको हम लोग फॉन्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो भी यानी कि अक्षर लिख रहे हैं वो फॉन्ट
कहलाता है। तो उस अक्षर को हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को यहाँ पे ये इसके बारे में हम लोग को करना है। अब इसमें एमएस वर्ड में आपकी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। बच्चों ये आप सबको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कभी टाइपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, मान लीजिए कि हमको मैथ्स में ही आपने लिखा है और AQ, ये A के ऊपर पावर गई है। या अगर हम लोग केमिस्ट्री में इस तरह से लिखते हैं H2O, एक हम लोग तो एमएस वर्ड में जब टाइपिंग करते हैं तो सीधे सीधे लाइन से लिखते हैं, तो कोई ऐसा वर्ड नहीं होता ना जो इसके ऊपर चढ़ा हो या यहाँ नीचे हो। तो ये जो फैसिलिटी होती है ये क्या होती है, तो अगर मान लीजिए ये A3 ऐसे लिखा है तो सिंपल है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये अलग चीज हो गई। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको कि कहते हैं हम लोग सुपरस्क्रिप्ट। तो ये क्या कहलाया, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, H के नीचे H2 है ना, तो ये कहलाता है सब स्क्रिप्ट। तो ये हम लोग कैसे चेंज करेंगे ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को कोई चीज सुपरस्क्रिप्ट में करनी है, तो आप क्या करेंगे, सपोज आपने कोई भी हमने मान लीजिए A लिखा, ठीक है। अब हम इस जगह कर्सर लेके आए और हमने यहाँ पे 3, जैसे हम लोग सिंपल टाइपिंग करते हैं हम लोगों ने वैसे लिख लिया। तो या तो हम इसको सेलेक्ट कर लें पहली चीज, या उसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जब कर्सर यहाँ पे है तो हम लोग फॉर्मेट में गए और हमने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन किया और यहाँ सुपरस्क्रिप्ट, ये सारे चेक बॉक्स हैं, इनको जो जो आपको सेलेक्ट करना है वो आपको टिक करना पड़ेगा। तो अगर हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा। तो अब जो भी लिख के आएगा, अब आपने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब आप जब यहाँ पे लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो भी होगा वो ऊपर की तरफ लिखेगा, यानी कि वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखेगा। आप दोबारा जाइए, इसको फिर से ओपन करिए और इसको ऑफ कर दीजिए सुपरस्क्रिप्ट को। तो अब इसके आगे जो भी लिखा जाएगा वो नॉर्मल वे में लिखा जाएगा। सबको समझ में आ गया? अब हमारी बारी आती है कि हम सबस्क्रिप्ट कैसे लिखें। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है कि सपोज हमने यहाँ पे H टाइप किया यहाँ पे और हम कर्सर इस जगह पे लेके आए, सेम आपने यही किया, फॉर्मेट में जाके आपने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन किया और ये आपका सुपरस्क्रिप्ट की जगह अब आपका, ये ध्यान रखिएगा इसका टिक हटा दें और अब आपने क्या किया, सबस्क्रिप्ट पे किया, ठीक है। तो जब आप सबस्क्रिप्ट के बाद ओके कर दिया तो अब जो भी होगा वो इस तरह से कुछ भी 2, 3, 5 वो हमारी मर्जी, हमने कुछ भी लिखा वो इस तरह से लिख के यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एमएस वर्ड अगर हम लोगों ने सीखा है तो हमको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जरूर पता होना चाहिए कि हम लोग ये किस तरह से कर रहे हैं। बाकी फॉर्मेटिंग में क्या होता है, फॉर्मेट हम लोग फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है, ठीक है। बुलेट्स हम लोग को पता है हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो ये मेन था, ये मैंने आज आप लोगों को बता दिया, सुपरस्क्रिप्ट कैसे यूज करना है और सबस्क्रिप्ट। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।